पैसे का व्यवहार। समझदार लोग बेवकूफी भरे फाइनेंशियल फैसले क्यों करते हैं? अगर पैसा पूरी तरह लॉजिकल होता तो हाई लोग हमेशा बेस्ट फाइनेंशियल डिसीजन लेते, लेकिन ऐसा नहीं होता। हकीकत में कुछ सबसे स्मार्ट प्रोफेशनल्स, इंजीनियर, डॉक्टर, एनालिस्ट, फाउंडर सबसे ज्यादा इरेशनल मनी मिस्टेक्स करते हैं। ये इसलिए नहीं कि उनमें इंटेलिजेंस की कमी है, बल्कि इसलिए कि पैसा इंटेलिजेंस पर नहीं, इमोशन, बायस, फियर, इंपल्सिवनेस, आइडेंटिटी और सोशल प्रेशर पर रेस्पॉन्ड करता है। पैसा हमारे दिमाग के उन हिस्सों को एक्टिव कर देता है जिन्हें लॉजिक कंट्रोल नहीं कर पाता। आपको कागज पर पता होता है सही क्या है, लेकिन असल पल में थोड़ा सा डर आपकी प्लान बदल देता है, थोड़ा सा एक्साइटमेंट आपकी सावधानी को ओवरराइड कर देता है, थोड़ा सा एफोमो आपकी पेशेंस उड़ा देता है, थोड़ा सा ईगो आपके कॉन्फिडेंस को खतरनाक बना देता है, टसल लॉस पेट में घूंसे जैसा लगता है। ये गैप जो आप जानते हैं और जो आप करते हैं, यही वजह है कि फाइनेंशियल डिसीजंस प्रैक्टिकल होने से पहले साइकोलॉजिकल होते हैं। मानव दिमाग सर्वाइवल के लिए बना है, लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए नहीं। इसलिए जैसे ही मनी का एंगल आता है, पुराने इमोशनल सर्किट्स एक्टिव हो जाते हैं। हारने का डर, फियर ऑफ लूजिंग, जीतने का रोमांच, थ्रिल ऑफ विनिंग, पीछे छूट जाने की शर्म, शेम ऑफ मिसिंग आउट, इंतजार का दर्द, पेन ऑफ वेटिंग, दूसरों से कंपैरिजन का प्रेशर। इस किताब में हम पैसे के बारे में नहीं, खुद के बारे में सीख रहे हैं, क्योंकि जब तक आपका दिमाग शॉर्टकट्स, हैबिट्स और इमोशनल रिएक्शन से चुपचाप प्रभावित हो रहा है, आप सबसे स्मार्ट फाइनेंशियल मूव भी नहीं कर सकते। जब आप अपने फाइनेंशियल बिहेवियर के पीछे छिपे बियासेस को समझ लेते हैं, तो क्लैरिटी ऑटोमेटिक हो जाती है। आप डिसीजंस इंपल्सेस से नहीं, अवेयरनेस से लेने लगते हैं। आपका सबसे बड़ा फाइनेंशियल रिस्क मार्केट नहीं, आपका दिमाग है। ये किताब आपको बिहेवियर के पीछे का बिहेवियर देखना सिखाएगी, वे हिडन साइकोलॉजिकल पैटर्न्स जो चुपचाप आपके हर मनी डिसीजन को शेप करते हैं। चैप्टर 1, लॉजिक इल्यूजन। पैसे के मामले में रैशनल सोचना क्यों फेल हो जाता है? ज्यादातर लोग मानते हैं कि फाइनेंशियल मिस्टेक्स नॉलेज की कमी से होती है, लेकिन सच्चाई उससे ज्यादा असहज है। आपको बिल्कुल पता हो सकता है कि क्या करना है, फिर भी आप वही नहीं करते। इसे ही कहते हैं लॉजिक इल्यूजन। ये झूठा यकीन कि इंसान फाइनेंशियल चॉइसेस रीजन से लेते हैं। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, कहानेमन, ट्वरस्की, थेलर ने ये धारणा बहुत पहले तोड़ दी। उन्होंने साबित किया कि इंसान खासकर अनसर्टेनिटी में लगभग 90% समय इमोशनल शॉर्टकट्स इस्तेमाल करते हैं। दो दिमाग। आपके पैसों को असल में कौन कंट्रोल करता है? साइकोलॉजिस्ट्स डिसीजन मेकिंग को 2 सिस्टम से समझाते हैं। सिस्टम 1 तेज, इमोशनल, इंस्टिंक्टिव। सिस्टम 2 धीमा, एनालिटिकल, डेलिबरेट। सिस्टम एक आपको डेंजर पर तुरंत रिएक्ट करने में मदद करता है, लेकिन पैसे के साथ ये प्रॉब्लम बन जाता है। फियर को बढ़ा चढ़ाकर महसूस करता है, रिवॉर्ड चाहता है, से नफरत करता है, पसंद करता है, प्रेशर पर ओवर रिएक्ट करता है। सिस्टम एक इम्पल्सिव है, सिस्टम 2 लॉजिकल है, और फाइनेंशियल डिसीजंस में ज्यादातर वक्त सिस्टम एक जीत जाता है। इसीलिए हाईली एजुकेटेड लोग, यहां तक कि जो प्रोफेशनली डेटा एनालाइज करते हैं, फिर भी इन चीजों के शिकार हो जाते हैं। इमोशनल स्पेंडिंग, पैनिक सेलिंग, रिवेंज, इन्वेस्टिंग लाइफस्टाइल, अपनी प्रेडिक्शंस पर ओवर कॉन्फिडेंस। इंटेलिजेंस आपको बायस से नहीं बचाती, कई बार वो बायस को बढ़ा देती है। इमोशनल हाईजैक, जब पैसा दिमाग पर कब्जा कर ले। जैसे ही मनी का एंगल आता है, दिमाग एक हाइटेंड इमोशनल स्टेट में चला जाता है। एमआरआई स्टडीज दिखाती है कि लॉस या रिस्क से जुड़े डिसीजंस ब्रेन के उन्हीं हिस्सों को एक्टिवेट करते हैं जो फिजिकल पेन और थ्रेट डिटेक्शन के लिए बने हैं। मतलब आपका ब्रेन फाइनेंशियल लॉस को डेंजर की तरह ट्रीट करता है। जब इमोशन चढ़ता है, रैशनैलिटी उतर जाती है। इसीलिए मार्केट में छोटा सा डिप भी डिजास्टर जैसा लगता है। बड़ी सेल अचानक इरेजिस्टिबल लगती है। किसी दोस्त की सक्सेस पैनिक या एफओमो ट्रिगर कर देती है।
वन टाइम डील आपका जजमेंट ब्लॉक कर देती है। आपका माइंड अब नंबर्स के साथ नहीं, फीलिंग्स के साथ काम करने लगता है। रैशनल प्लान्स लाइफ में क्यों फेल हो जाते हैं? लोग अक्सर पूछते हैं, अगर मुझे पता है सही क्या है तो मैं करता क्यों नहीं? क्योंकि आपकी फाइनेंशियल लाइफ कोई मैथ प्रॉब्लम नहीं है, ये एक इमोशनल एनवायरनमेंट है। बजट इसलिए टूटते हैं क्योंकि इमोशंस टूटते हैं। सेविंग्स इसलिए फेल होती है क्योंकि सेल्फ कंट्रोल फेल होता है। इन्वेस्टिंग इसलिए क्रैश होता है क्योंकि कॉन्फिडेंस क्रैश हो जाता है। इशू नॉलेज नहीं, बिहेवियरल इंटरफेरेंस है, एक सच्चाई जिसे आपको एक्सेप्ट करना होगा। ज्यादातर फाइनेंशियल मिस्टेक्स इंटेलिजेंस की कमी से नहीं, इससे आती है कि आप रियल टाइम में उन इमोशनल और कॉग्निटिव ट्रैप्स को पहचान नहीं पाते जो डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आपको ज्यादा फाइनेंशियल नॉलेज की जरूरत नहीं, आपको अपने साइकोलॉजिकल पैटर्न्स की ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है। मनी लॉजिक पर नहीं, ह्यूमन नेचर पर रिस्पॉन्ड करता है। जब तक आप अपने बियासेस को नहीं समझेंगे, आप ऐसे फैसले लेते रहेंगे जो अभी अच्छे लगते हैं लेकिन बाद में आपको महंगे पड़ते हैं। चैप्टर 2, लॉस अवर्जन। 100 रुपए का लॉस 100 रुपए की गेन से ज्यादा दर्दनाक क्यों लगता है? अगर आपने कभी गिरते हुए इन्वेस्टमेंट को सिर्फ इसलिए पकड़े रखा कि शायद वापस ऊपर चला जाएगा, या लॉस पर सेल करने से मना कर दिया, या 500 रुपए हारकर ज्यादा दर्द महसूस किया बजाय 500 रुपए जीतकर जितनी खुशी हुई, तो आपने लॉस अवर्जन महसूस किया है। लॉस अवर्जन सबसे पावरफुल फाइनेंशियल बायस माना जाता है। डैनियल कहनेमान और एमोस ट्वर्स्की ने साबित किया, लॉसेस गेन से लगभग 2 गुना ज्यादा पेनफुल लगते हैं। मतलब 100 रुपए खोना दिमाग को लगभग -200 जैसा महसूस होता है और 100 रुपए कमाना सिर्फ +100 जैसा। आपका ब्रेन अपॉर्चुनिटी को परस्यू करने से ज्यादा पेन अवॉइड करने के लिए वायर्ड है। लॉस इतना दर्द क्यों देता है? जैसे ही आप फाइनेंशियल लॉस की कल्पना करते हैं, आपका ब्रेन अम्यगदला एक्टिवेट करता है, जो फियर और थ्रेट के लिए जिम्मेदार रीजन है। ये ट्रिगर करता है एंजाइटी, इंपल्सिव डिसीजंस, एक्सट्रीम कॉशन, पैनिक, सेलिंग, रैशनल एक्शन से अवॉइडेंस। इसीलिए लोग बैड इन्वेस्टमेंट से बाहर निकलने से मना करते हैं, मार्केट में भी कैश पकड़े रहते हैं, रिस्क्स लेने से बचते हैं, छोटे फ्लक्चुएशंस पर भी पैनिक हो जाते हैं। फाइनेंशियल पेन वही न्यूरल सर्किट्स एक्टिवेट करता है जो फिजिकल पेन करते हैं। बॉडी ऐसे रिएक्ट करता है जैसे सचमुच चोट लगी हो। लॉस अवर्जन से होने वाली रियल लाइफ मिस्टेक्स। 1, लूजिंग स्टॉक्स को बहुत देर तक पकड़े रखना। आप खुद से कहते हैं, जब वापस मेरे प्राइस पर आ जाएगा तब बेचूंगा। यही स्मॉल लॉस को कैटास्ट्रोफिक लॉस में बदल देता है। 2, बिल्कुल इन्वेस्ट ही न करना। लॉस के डर से लोग मनी को आइडल रख देते हैं। इन्फ्लेशन धीरे धीरे उसकी वैल्यू खा जाती है। 3, विनर्स को बहुत जल्दी सेल कर देना। आप गेन खोने से डरते हैं, इसलिए ग्रोथ को बहुत जल्दी काट देते हैं। 4, करियर या बिजनेस स्विच न करना। मैंने इसमें इतना लगा दिया है, अब कैसे छोड़ दूं? और आप अपना टाइम डूबते जहाज में डालते रहते हैं। लॉस अवर्जन ने अब तक जितनी वेल्थ नष्ट की है, शायद उतनी बुरे मार्केट्स ने भी नहीं की होगी। लॉस ट्रैप से कैसे निकले? लॉस को डेटा की तरह रीफ्रेम कीजिए। मैंने पैसा खोया की जगह सोचिए, मैंने इंफॉर्मेशन के लिए पे किया। एग्जिट रूल्स पहले से सेट कीजिए। किसी इन्वेस्टमेंट में घुसने से पहले अपना स्टॉप लॉस तय कीजिए। जूम आउट कीजिए। शॉर्ट टर्म लॉसेस लॉन्ग टर्म कॉन्टेक्स्ट में छोटे दिखते हैं। इमोशनल एक्सपोजर लिमिट कीजिए। पोर्टफोलियो बार बार मत चेक कीजिए। ब्रेन काम रहता है, आप लॉस को एलिमिनेट नहीं कर सकते। आप सिर्फ लॉस पर अपनी इमोशनल ओवररिएक्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। लॉस अवर्जन वो सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से स्मार्ट लोग फ्रीज हो जाते हैं, पैनिक करते हैं या डिफेंसिव मनी डिसीजंस लेते हैं। जैसे ही आप इस इमोशनल पेन सिग्नल को पहचान लेते हैं, आप उसके ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं। चैप्टर 3, ओवर कॉन्फिडेंस। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं का इल्यूजन।
स्मार्ट लोग अक्सर वर्स्ट फाइनेंशियल डिसीजंस इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे मिस्टेक से ऊपर हैं। इसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस बायस। अपनी नॉलेज, स्किल और कंट्रोल को ज्यादा आंकने की आदत। ओवर कॉन्फिडेंस एम्पावरिंग लगता है, सर्टेनिटी जैसा लगता है, लेकिन फाइनेंस में सर्टेनिटी बहुत डेंजरस है। स्मार्ट लोग ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट क्यों होते हैं? साइकोलॉजी रिसर्च दिखाती है हाईली एजुकेटेड या सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स अपनी इंट्यूशन पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वे अपने फील्ड में अक्सर राइट रहे हैं, इसलिए अनकॉन्शियसली मान लेते हैं कि वे मनी के मामले में भी राइट होंगे। लेकिन मनी इंटेलिजेंस को रिवॉर्ड नहीं करता, ये डिसिप्लिन और अवेयरनेस को रिवॉर्ड करता है। मार्केट को आपके डिग्री, कॉन्फिडेंस या क्लैरिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओवर कॉन्फिडेंस से होने वाली मिस्टेक्स। ओवर ट्रेडिंग, ये मानना कि आप मार्केट को बाकियों से बेहतर टाइम कर सकते हैं। डेटा दिखाती है कि फ्रीक्वेंट ट्रेडर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स से कम रिटर्न कमाते हैं। रेड फ्लैग्स इग्नोर करना, सोचना ये फेल नहीं हो सकता, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। ये आपको उन रिस्क से अंधा कर देता है जिन्हें दूसरे साफ देख रहे होते हैं। रिस्क को अंडर एस्टिमेट करना, लक को स्किल समझ लेना। कुछ अच्छे आउटकम्स फॉल्स कॉन्फिडेंस बना देते हैं। हॉट ट्रेंड्स के पीछे भागना, क्रिप्टो बूम्स, आईपीओ रशेस, रियल एस्टेट हाइप। ओवर कॉन्फिडेंस एफओएमओ को बढ़ा देता है। फ्यूचर इनकम को ओवर एस्टिमेट करना। स्मार्ट लोग सोचते हैं आगे चलकर मैं संभालूंगा। नतीजा कम सेविंग्स, ज्यादा स्पेंडिंग। दिमाग को ओवर कॉन्फिडेंस क्यों पसंद है? ओवर कॉन्फिडेंस ब्रेन के रिवॉर्ड सेंटर को एक्टिवेट करता है, डोपामाइन रिलीज होता है और आपको सुपीरियर महसूस होता है। अबव एवरेज महसूस करना अच्छा लगता है, चाहे डेटा कुछ भी कहे। यही इमोशनल हाई जजमेंट को क्लाउड कर देती है। ओवर कॉन्फिडेंस को न्यूट्रल कैसे करें? खुद से पूछिए, क्या चीज मुझे ये मानने पर मजबूर करेगी कि मैं गलत हूं? चेकलिस्ट का इस्तेमाल कीजिए। पायलट्स और सर्जन्स भी करते हैं क्योंकि एक्सपर्टीज भी बायस से नहीं बचाती। एक्सटर्नल फीडबैक लीजिए। सेकंड ओपिनियन ब्लाइंड स्पॉट्स कम करता है। रिजल्ट्स ट्रैक कीजिए। एक्चुअल आउटकम्स देखना इनफैलिबिलिटी का इल्यूजन फोड़ देता है। प्रेडिक्शन बेस्ड डिसीजंस लिमिट कीजिए। फोरकास्ट्स की बजाय सिस्टम्स पर फोकस कीजिए। सबसे बड़े फाइनेंशियल रिस्क्स वे हैं जिन्हें आप ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से देख ही नहीं पाते। ओवर कॉन्फिडेंस आपको कंट्रोल का इल्यूजन देता है और यही इल्यूजन बहुत महंगा साबित हो सकता है। फाइनेंस में ह्यूमिलिटी सिर्फ वर्च्यू नहीं, एक सेफ्टी मैकेनिज्म है। चैप्टर 4 संक कॉस्ट ट्रैप, बुरे के पीछे अच्छा पैसा फेंकना। पर्सनल फाइनेंस के सबसे महंगे साइकोलॉजिकल ट्रैप्स में से एक है संक कॉस्ट फैलेसी, यानी सिर्फ इसलिए किसी चीज को जारी रखना क्योंकि आपने पहले ही उसमें टाइम, मनी या एफर्ट इन्वेस्ट कर दिया है। हम ये पूछने के बजाय कि क्या ये अभी भी वर्थ इट है, ये पूछते हैं इतना लगा दिया अब कैसे छोड़ूं? ये इमोशनल अटैचमेंट स्मार्ट लोगों को फंसा देती है। फेलिंग इन्वेस्टमेंट्स लॉस दे रहे बिजनेस इज टॉक्सिक, करियर्स बैड, फाइनेंशियल हैबिट्स ट्रेनिंग प्रोजेक्ट्स। हम इस ट्रैप में फंसते क्यों हैं? ब्रेन को वेस्टेड एफर्ट से नफरत है। कुछ छोड़ देना डिफीट जैसा लगता है जो इमोशनल डिस्कम्फर्ट ट्रिगर करता है। इसलिए लोग और ज्यादा इन्वेस्ट करते रहते हैं ताकि ये एडमिट न करना पड़े कि पहले वाला इन्वेस्टमेंट मिस्टेक था। इसीलिए गैम्बलर्स डबल डाउन करते हैं। इसीलिए स्टार्टअप्स ब्रोकन मॉडल को फिक्स करने में इन्वेस्टर मनी जलाते रहते हैं। इसीलिए लोग उन करियर्स में अटके रहते हैं जिन्हें वे हेट करते हैं और इसी वजह से इन्वेस्टर्स डिजास्ट्रस स्टॉक्स पकड़े रखते हैं और कहते हैं एक दिन तो वापस आएगा ही। संक कॉस्ट बायस इमोशनल है, लॉजिकल नहीं। रियल लाइफ एग्जांपल्स। बैड बिजनेस में अटके रहना, मैंने 3 साल लगा दिए हैं, अब कैसे छोड़ दूं? डाइंग प्रोडक्ट को फिक्स करते रहना, टीम्स फीचर्स जोड़ती रहती है उस चीज में जिसे कोई चाहता ही नहीं। फॉलिंग इन्वेस्टमेंट्स पकड़े रखना, जब एंट्री प्राइस पर आएगा तब बेचूंगा।
यही पोर्टफोलियो तोड़ देता है। बैड हैबिट्स जारी रखना, इतना खर्च कर ही दिया, अब जारी रहने दो। सिर्फ पास्ट एफर्ट की वजह से रिलेशनशिप्स में फंसे रहना, इतना समय साथ बिताया है, अब कैसे वॉक अवे करूं? संक कॉस्ट ट्रैप से कैसे निकले? पास्ट नहीं, फ्यूचर क्वेश्चंस पूछिए। रॉन्ग क्वेश्चन, मैं पहले ही कितना इन्वेस्ट कर चुका हूं? राइट क्वेश्चन, अगर आज मेरे पास इसमें 0 लगे होते तो क्या मैं अभी भी इसमें पैसा डालता? प्री डिफाइंड एग्जिट रूल्स बनाइए। पहले से तय कीजिए कि किन कंडीशंस पर आप वॉक अवे करेंगे। छोटा लॉस जल्दी एक्सेप्ट कीजिए। आज का छोटा ऑनेस्ट लॉस कल के मैसिव डेनाइल ड्रिवन लॉस से सस्ता है। आइडेंटिटी को डिसीजन से अलग कीजिए। आपका पास्ट एफर्ट आपकी पर्सनैलिटी नहीं है। एक बैड डिसीजन को आप उससे बड़ा डिसीजन लेकर फिक्स नहीं कर सकते। पास्ट इन्वेस्टमेंट को अपने फ्यूचर पर हावी मत होने दीजिए। आपकी फ्यूचर वेल्थ इस बात पर डिपेंड करती है कि आप कब करेज से वॉक अवे करते हैं उन चीजों से जो अब आपको सर्व नहीं कर रही, चाहे कभी उन्होंने किया हो। चैप्टर 5 FOMO, सोशल प्रेशर जो वेल्थ को नष्ट कर देता है। मनुष्य फाइनेंशियल डिसीजंस अकेले नहीं लेते। हम कंपेयर करते हैं, हम कॉपी करते हैं, हम इमिटेट करते हैं, और यही साइकोलॉजिकल वायरिंग सबसे खतरनाक मनी बियासेस में से एक बन जाती है। FOMO, फोमो बटा पीछे छूट जाने का डर। FOMO स्मार्ट लोगों को लॉजिक इग्नोर करवा देता है, सिर्फ इसलिए ट्रेंड्स फॉलो करने पर मजबूर करता है क्योंकि सब कर रहे हैं। FOMO इतना पावरफुल क्यों है? ब्रेन सोशल सर्वाइवल के लिए वायर्ड है। हजारों सालों तक ट्राइब के साथ रहना ही सेफ्टी देता था। पीछे छूट जाना डेंजर जैसा था। ये पुराना इंस्टिंक्ट आज भी हमारे फाइनेंशियल बिहेवियर में जिंदा है। जब आप देखते हैं कि लोग क्रिप्टो खरीद रहे हैं, स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, फ्लिप कर रहे हैं, बिजनेस शुरू कर रहे हैं, क्विक मनी कमा रहे हैं, तो ब्रेन तुरंत सोचता है मैंने अभी ज्वाइन नहीं किया तो पीछे रह जाऊंगा। ये इमोशनल अर्जेंसी एनालिसिस को ओवरराइड कर देती है। FOMO बिहेवियर्स जो फाइनेंसेस को चोट पहुंचाते हैं। हाइप के समय पैनिक बाइंग, लोग तब इन्वेस्ट करते हैं जब प्राइसेस हाईएस्ट होती है, जब वैल्यू कम होती है। फ्रेंड्स और इन्फ्लुएंसर्स को कॉपी करना, फाइनेंशियल मूव्स फॉलो करना, बिना देखे कि वे आपके गोल्स या रिस्क टॉलरेंस से मैच करते हैं या नहीं। ट्रेंडिंग इन्वेस्टमेंट्स में कूद जाना, NFTs, IPOs, मेम स्टॉक्स, क्रिप्टो वेव्स। FOMO ट्रेंड से प्यार करता है। ओवर लेवरेजिंग, सब अमीर हो रहे हैं सोचकर बोरोड मनी से इन्वेस्ट करना। लॉजिकल प्लान्स को जल्दी छोड़ देना, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज छोड़कर क्विक विंस के पीछे भागना। FOMO के पीछे छिपी साइकोलॉजी, सोशल कंपैरिजन, दूसरों की सक्सेस आपको अपनी फेलियर लगने लगती है। स्कैरसिटी इल्यूजन, अगर अभी नहीं किया तो अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। ग्रुप थिंक, आप क्राउड की जजमेंट पर अपनी जजमेंट से ज्यादा ट्रस्ट करने लगते हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, क्विक मनी इमोशनल रिवॉर्ड देता है, भले ही रिस्की हो। FOMO तोड़ने के तरीके, रिएक्शन स्लो कीजिए। अगर कोई इन्वेस्टमेंट आपसे इंस्टेंट डिसीजन मांगता है तो संभव है वो ट्रैप हो। इनर अलाइनमेंट चेक कीजिए। खुद से पूछिए, अगर किसी को पता ही न चले कि मैंने ये खरीदा तो क्या मुझे ये अभी भी चाहिए होगा? पर्सनल इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क बनाइए। पहले से रूल्स तय कीजिए, कितना रिस्क लेंगे, कितने टाइम हराइजन के लिए, किस टाइप के एसेट्स में। जब आपके पास अपने रूल्स होते हैं, ट्रेंड्स की पावर घट जाती है। सर्वाइवरशिप बायस याद रखिए, आप केवल विनर्स को देखते हैं, उन हजारों को नहीं जो हारे हैं। 24 रूल अपनाइए। कोई फाइनेंशियल मूव बिना पूरा एक दिन रुके मत कीजिए। टाइम के साथ बियासेस घुलने लगते हैं। FOMO थॉटफुल वेल्थ का दुश्मन है। ये स्ट्रैटेजी की जगह स्पीड बैठा देता है। FOMO स्मार्ट लोगों को क्राउड फॉलो करवाता है, उनके खुद के प्लान से हटा देता है। दूसरों के मनी मूव्स पर अपनी रिएक्शन मास्टर करना आपके सबसे बड़े फाइनेंशियल स्किल्स में से एक है। चैप्टर 6 मेंटल अकाउंटिंग, आपका ब्रेन हर 1000 रुपए को बराबर क्यों नहीं मानता? थ्योरी में मनी न्यूट्रल होता है,
₹1,000 तो ₹1,000 ही है, लॉजिकली। लेकिन आपका ब्रेन इसे ऐसे नहीं देखता। इंसान मेंटल अकाउंटिंग करते हैं, एक साइकोलॉजिकल हैबिट, जिसमें हम उसी अमाउंट के पैसे को उसके सोर्स या फील के हिसाब से अलग इमोशनल वैल्यू दे देते हैं। नतीजा, इरेशनल स्पेंडिंग, इमोशनल बजटिंग और इनकंसिस्टेंट फाइनेंशियल बिहेवियर। ब्रेन मनी को कैसे लेबल करता है? लोग माइंड में मनी को अलग बकेट्स में बांट लेते हैं। सैलरी मनी बहुत सीरियस ट्रीट होता है, मनी आराम से स्पेंड होता है। मनी गिल्ट फ्री स्पेंडिंग, कैशबैक बटा डिस्काउंट सेविंग्स और ज्यादा स्पेंडिंग का जस्टिफिकेशन इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स। प्ले मनी जैसा ट्रीट साइड इनकम अक्सर वेस्ट होता है। इन्वेस्ट नहीं, लॉटरी, क्रिप्टो जंप, इनहेरिटेंस, इमोशनल स्पेंडिंग। आपका ब्रेन मनी को लॉजिकल नहीं, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इवैल्यूएट करता है। मेंटल अकाउंटिंग से होने वाली मिस्टेक्स, बोनस या टैक्स रिफंड उड़ा देना क्योंकि वो एक्स्ट्रा मनी लगता है। रियल इनकम नहीं, फ्री मनी स्पेंडिंग, कैशबैक, सेल सेविंग्स, स्टोर क्रेडिट, सब आपको और खरीदने के लिए उकसाते हैं। इन्वेस्टमेंट गेन्स को केयरलेसली ट्रीट करना। लोग प्रॉफिट्स के साथ ज्यादा रिस्क लेते हैं प्रिंसिपल के मुकाबले, जबकि पैसा वैसा ही है। स्मॉल लीकेजेस इग्नोर करना। रोज की कॉफी, डिलीवरी फीस, OTT सब्सक्रिप्शंस अलग अलग छोटी लगती है, मिलकर सेविंग खा जाती है। अलग सोर्स के लिए अलग लॉजिक। कोई सैलरी के साथ स्ट्रिक्ट होगा, पर साइड इनकम के साथ पूरी तरह लूज। मेंटल अकाउंटिंग होता क्यों है? ब्रेन डिसीजन फटीग कम करने के लिए शॉर्टकट्स इस्तेमाल करता है। मनी को कैटेगरीज में डालना सोचना आसान बनाता है, लेकिन स्मार्ट नहीं। ये शॉर्टकट इमोशनल कंफर्ट के लिए काम आता है, लेकिन लॉजिकल वॉलेट को नुकसान पहुंचाता है। मेंटल अकाउंटिंग ठीक कैसे करें? सारे पैसे को एक पूल की तरह ट्रीट कीजिए। सैलरी, बोनस या प्रॉफिट, सब पर सैम रूल्स लागू हो। बोनसेस और विंडफॉल्स के लिए सेविंग्स ऑटोमेट कीजिए। पहले सेव, बाद में स्पेंड। अकाउंट्स का नाम समझदारी से रखिए। सिर्फ वेकेशन फंड की जगह फ्यूचर स्टेबिलिटी फंड जैसा नाम बिहेवियर बदल सकता है। टोटल कैश फ्लो देखिए, केवल इंडिविजुअल बकेट्स नहीं। एक रूल बनाइए, फाउंड मनी इज इन्वेस्टेड मनी। मनी अपने साथ लेबल लेकर नहीं आता, हम लेबल लगाते हैं और वही लेबल्स हमारी लिमिट्स बन जाते हैं। मेंटल अकाउंटिंग स्मार्ट लोगों को इनकंसिस्टेंट बना देती है। जब आप हर पैसे को सैम डिसिप्लिन और सैम सिस्टम से ट्रीट करते हैं, तो इमोशनल लीकेज रुकती है और फाइनेंशियल क्लैरिटी बढ़ती है। चैप्टर 7, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जब ज्यादा इनकम ज्यादा प्रॉब्लम बन जाती है। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन सक्सेस के पीछे पीछे चलने वाला एक क्वाइट फाइनेंशियल ट्रैप है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, स्पेंडिंग भी बढ़ती जाती है, अक्सर उससे ज्यादा तेजी से, और सेविंग्स वही की वही रहती है। कई बार गिर भी जाती है। अपग्रेड डिजर्व लगता है, लेकिन फाइनेंशियली डेंजरस होता है। आपको लगता है जीवन आगे बढ़ रहा है, लेकिन नेटवर्थ कुछ और ही कहानी बता रही होती है। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन होता क्यों है? लोग लाइफस्टाइल इसलिए अपग्रेड नहीं करते क्योंकि उन्हें नीड है, बल्कि क्योंकि आइडेंटिटी। अब मेरी इनकम लेवल ऐसी है तो मुझे ऐसे ही रहना चाहिए। सोशल कंपैरिजन, पीयर्स या कॉलीग्स जैसा दिखने का प्रेशर। रिवॉर्ड साइकोलॉजी, इतना मेहनत की है, अब तो मैं डिजर्व करता हूं। कंफर्ट क्रीप, एक बार अपग्रेड कर दे, वापस जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। इमोशनल वैलिडेशन, स्पेंडिंग सक्सेस का प्रूफ बन जाती है। ब्रेन नए कंफर्ट लेवल्स के साथ बेहद तेजी से एडजस्ट हो जाता है। इसे हीडोनिक एडेप्टेशन कहते हैं। लाइफस्टाइल क्रीप की हिडन कॉस्ट, सेविंग स्टैग्नेट, एक्सपेंसेस हर इंक्रीज को निगल लेते हैं। हाई इनकम पर डिपेंडेंस, अब आप कम कमाने या रिस्क लेने की पोजीशन में नहीं रहते। प्रेशर, एंजाइटी बढ़ती है। लाइफस्टाइल एक प्रिजन बन जाता है जिसे बनाए रखने के लिए आपको भागना पड़ता है। बैड लॉन्ग टर्म डिसीजंस, EMIs, फ्रीडम, इमेज, इन्वेस्टमेंट, वेल्थ अक्यूमुलेट नहीं होती। इनकम लाइफ बाहर से बेटर, नेटवर्थ सैम
या स्लाइट लाइफ अंदर से अनसेफ। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन लाइफ को बेहतर नहीं, अधिक बिजी और फ्रेजाइल बना देती है। लक्जरी नॉर्मल हो जाती है, कंफर्ट नेसेसिटी हो जाता है, वांट्स जल्दी ही नीड्स बन जाते हैं और एक बार इमोशनल बेसलाइन ऊपर शिफ्ट हो जाए, नीचे की कोई भी लेवल इनफ नहीं लगती। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को कैसे रोके? अपग्रेड को नेटवर्थ से लिंक कीजिए, सैलरी से नहीं। लाइफस्टाइल तभी अपग्रेड हो जब आपकी एसेट्स किसी माइलस्टोन पर पहुंचे, सिर्फ पेचेक के बढ़ने पर नहीं। 50% रूल फॉलो कीजिए, हर इनकम इंक्रीज का कम से कम 50% सेव या इन्वेस्ट कीजिए। इमोशंस नहीं, रेशियो से जीने की कोशिश कीजिए। हाउसिंग, कार, डाइनिंग, ट्रैवल, सबके लिए मैक्सिमम परसेंटेज लिमिट्स तय कीजिए। वैल्यू बेस्ड स्पेंडिंग अपनाइए। सेलेक्टिवली अपग्रेड कीजिए, केवल उन चीजों पर जिन्हें आप सच में यूज और एंजॉय करते हैं। ईएमआई से सावधान रहिए, ईएमआई सबसे तेज लाइफस्टाइल इन्फ्लेटर्स हैं। अपना स्पेंडिंग बेसलाइन रेगुलरली रिव्यू कीजिए। पूछिए, क्या ये वास्तव में मेरी लाइफ इंप्रूव कर रहा है या सिर्फ मेरी इमेज? अगर आपका लाइफस्टाइल आपकी सेविंग से तेज बढ़ रहा है तो आप आगे नहीं बढ़ रहे, आप बस अपनी इनसिक्योरिटी को सजाकर रख रहे हैं। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन प्रोग्रेस जैसा फील होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को खा जाता है। लाइफस्टाइल को इंटेंशनली कंट्रोल कीजिए, वेल्थ खुद ब खुद कंपाउंड होने लगेगी। कंक्लूजन, सबसे बड़ी फाइनेंशियल स्किल सेल्फ अवेयरनेस। मनी आपकी इंटेलिजेंस को एक्सपोज नहीं करता, आपके पैटर्न्स को एक्सपोज करता है। इस पूरी किताब में आपने देखा कि सबसे बड़े फाइनेंशियल रिस्क मार्केट, इन्फ्लेशन या रिसेशन नहीं, बल्कि आपके अपने बियासेस हैं जो बैकग्राउंड में चुपचाप काम कर रहे होते हैं। लॉस अवर्जन, ओवर कॉन्फिडेंस, संक कॉस्ट फैलेसी, एफएमओ मेंटल, अकाउंटिंग, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, इंपल्सिवनेस, प्रेजेंट बायस। ये बियासेस जोर से नहीं टकराते, धीरे धीरे फिसलते हुए घुसते हैं। फियर के क्षणों में के समय के बीच के दौर में ये डिसीजंस को रेगुलर लगने वाला जस्टिफिकेशन दे देते हैं, जबकि वे वास्तव में इमोशनल होते हैं। ये स्मार्ट लोगों को रिएक्टिव बना देते हैं और सच्चाई बहुत सिंपल है, आप इन बियासेस को पूरी तरह एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन आप इन्हें नोटिस करना सीख सकते हैं, उनके कंट्रोल लेने से पहले ही। यही असली फाइनेंशियल विजडम है। दो सेल्फ, इमोशनल यू वर्सेस रैशनल यू। हर फाइनेंशियल डिसीजन दो भीतर के वॉइसेस के बीच नेगोशिएशन है। इमोशनल सेल्फ, इंपल्सिव, अफ्रेड, इम्पेशेंट, रिएक्टिव। रैशनल सेल्फ, लॉन्ग टर्म, काम, एविडेंस बेस्ड। वेल्थ उन पलों में बढ़ती है जब डिसीजन इमोशनल सेल्फ नहीं, रैशनल सेल्फ लेता है। मनी के साथ सबसे अच्छा करने वाले लोग सबसे स्मार्ट नहीं होते, वे होते हैं जो अपनी साइकोलॉजी को इतना अच्छी तरह जानते हैं कि टेम्पररी इमोशंस को परमानेंट प्रोग्रेस खराब नहीं करने देते। रियल फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसी दिखती है? ये मार्केट को बीट करने के बारे में नहीं, ये ट्रेंड्स प्रिडिक्ट करने के बारे में नहीं, ये इनकम, लक या इंटेलिजेंस के बारे में भी नहीं। रियल फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ये है कि आप रिएक्ट करने से पहले पॉज करें, अपने इंपल्सेस से सवाल पूछे, फॉलो करने की जरूरत को रेजिस्ट करे, को डिसीजन से अलग कर सके की जगह कंसिस्टेंसी चुने, कंफर्ट की जगह लॉन्ग टर्म चुने, उन चीजों से वॉक अवे कर सके जो अब आपको सर्व नहीं करती, मिस्टेक से बचे जो दुनिया नॉर्मल मानती है। फाइनेंशियल ग्रेटनेस, कंट्रोल्ड बिहेवियर, कंसिस्टेंट डिसीजंस, कंपाउंडिंग आउटकम। मनी की दुनिया में स्मार्ट की नई डेफिनेशन। मनी में स्मार्ट वो नहीं जो सबसे ज्यादा जानता है, स्मार्ट वो है जो स्टुपिडिटी अवॉइड कर ले, मैनेज कर सके के पार, देख सके रहे का, रिस्पेक्ट करे के बिना, एक्ट करे के बिना, लर्न करे को इनकम से नीचे रखे और पैनिक या ग्रीड के बिना इन्वेस्टेड रहे। यही वेल्थ बिल्डर्स को वेल्थ ब्रेकर से अलग करता है। अब आपके फ्यूचर डिसीजंस यहीं से शुरू होते हैं। अब जबकि आप समझ गए हैं कि आपका माइंड मनी के साथ कैसे बिहेव करता है, आपके पास एक चॉइस है, पहले की तरह एक्ट करते रहना या हर डिसीजन में अवेयरनेस लाना।
अवेयरनेस आपका नया कंपाउंडिंग एसेट है। हर बार जब आप किसी बायस को आपके ऊपर कंट्रोल लेने से पहले पकड़ लेते हैं, आप अपने मनी, क्लैरिटी और फ्यूचर की रक्षा करते हैं। हर बार जब आप रिएक्ट करने की बजाय पॉज करते हैं, आप एक इमोशनल डिसीजन को फाइनेंशियल रिग्रेट बनने से रोक देते हैं। हर बार जब आप मोमेंटरी इंपल्स की जगह रैशनल प्लान चुनते हैं, आप अपने और क्राउड के बीच एक और लेयर की डिस्टेंस बना लेते हैं। वेल्थ ब्रिलियंट डिसीजन से नहीं आती, स्टूपिड डिसीजन से लगातार बचने से आती है। आखिर में आपकी फाइनेंशियल लाइफ किसी रेयर ब्रिलियंट मोमेंट से नहीं, बल्कि डेली अवेयरनेस मोमेंट से शेप होती है। आपका पैसा तब ग्रो होता है जब आप खुद ग्रो होते हैं। आपके डिसीजंस बेहतर होते हैं जब आप बेटर होते हैं, और आपका फ्यूचर तब एक्सपैंड होता है जब आपके बियासेस श्रिंक होते हैं। अब आपके पास वो सबसे बड़ा फाइनेंशियल एडवांटेज है जो किसी के पास हो सकता है, एक ऐसा माइंड जो खुद को साफ साफ देख सकता है। इसे समझदारी से इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको इसी तरह के वीडियो पसंद है तो कमेंट में अपना पसंदीदा विषय लिखें। उसी तरह की बुक पर वीडियो जरूर मिलेगी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।